है गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जो सुबह का वीडियो अपलोड हुआ था वो जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय था। उसके बाद लेट इसलिए हो गया दैनिक जागरण का संपादकीय का वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि इसका जो जिस स्रोत से मैं इसे डाउनलोड करता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा कॉपीराइट का मामला आ जा रहा है, इसलिए मुझे अदर प्लेटफॉर्म से चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। सबसे पहले उन वाक्यों शब्दों की तरफ चलते हैं जिनमें वो क्षमता और कुवत होती है कि आपको मोटिवेट कर सकें। यहाँ पर लिखा परिस्थिति से पलायन समस्या का समाधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश में, पूरे विश्व में, वैश्विक जगत की अगर हम बात करें तो सारे लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने जो कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसका समाधान करने की आवश्यकता है, न कि उससे भागने की। पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या उससे भाग निकलना। तो भागने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ तक आप भागेंगे? पृथ्वी के जिस कोने में जाएंगे वहाँ पर ये है। तो दोस्तों इसी तरह ठीक, यदि आपके जीवन में कितनी बड़ी भी समस्या है तो उसके स्किप मत करिए, उससे भागिए मत, डरिए मत, उसका मुकाबला करिए। यदि आप मुकाबला करेंगे तभी उसका समाधान निकलेगा। और जब वो समस्या का जब आप समाधान कर लेंगे तो अन्य लोग भी आपके ऊपर आश्रित हो जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे, नहीं सर, हाउ टू कंट्रोल दिस डिजीज़ या दिस सिचुएशन। यदि कोई भी देश कोविड-19 का अगर वैक्सीन ईजाद कर लेता है तो सारे देश उसके ऊपर आश्रित हो जाएंगे। और याद रखिएगा, जो संस्था या जो देश इस वैक्सीन को बनाएगा ना, वो रातों रात इतनी सारी उपलब्धियां पालेगा, इतना नाम शोहरत हासिल हो जाएगा उसे ना, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अब बात करते हैं कामगारों की महत्ता समझाने में देरी। ठीक है, तो देख सकते हैं कामगारों की महत्ता समझने में देरी, और इसे लिखा है दोस्तों संजय गुप्त जी ने। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के चलते जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब देश में 600 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज थे और 11 लोगों की मौत हुई थी। लॉकडाउन घोषित होते ही पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया। तो इस महामारी के खौफ के चलते, इस खौफ के बावजूद अमीर हो या गरीब, सबको यह आशा थी कि स्थिति जल्द ठीक होगी और सरकार लोगों को और लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई तो देश का गरीब तबका विचलित हो उठा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इस समय सिचुएशन क्रिएट है कोविड-19 की वजह से, ऐसे में तमाम तरह के नेता हैं, तमाम तरह के व्यक्ति विशेष हैं, संस्थाएं हैं जो पूरी तरह से, जो बीजेपी रूलिंग पार्टी उसे कोस रही है। ठीक है, कोई व्यवस्था यदि आपको गलत लग रही है तो उसका आप विरोध करिए, पर वो जो विरोध होना चाहिए शांतिमय होना चाहिए। ऐसा विरोध होना चाहिए कि सरकार अपनी ओर, सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, उसके बाद उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर सके और उस तथ्यों की वो जांच कर सकें। इसका मतलब नहीं कि आप इतने निराश हो जाएं कि बम बंदूक चलाने लगें, उठा लें, या फिर दो कम्युनिटी में आप दंगा करवा दें। इस तरह की अगर आप भावना रखते हैं तो आप देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं और आप में नक्सलवादियों, आतंकवादियों में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए दोस्तों विरोध करिए, पर वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। अहिंसा के बल पर करना होगा। अन्यथा जो सिचुएशन है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, 3-4 लोग भी अगर चौराहे पे खड़े हैं तो पुलिस वाले क्या करेंगे। ठीक है, यह गरीब तबका शहरों में रहने वाला, दिहाड़ी मजदूरी या किसी कारखाने का कामगार अथवा रिहाड़ी लगाने वाला था। इस तबके में ऑटो रिक्शा चालक और अन्य रोज कमाने खाने वाले भी थे। सरकार ने किसानों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, जनधन खाता धारकों, महिलाओं के कल्याण के लिए जो अनेक घोषणाएं की, उनसे इस तबके को राहत नहीं मिली और वह अपने गांव घर जाने के लिए बेचैन हो उठा। आमतौर पर यह तबका शहरों की झुग्गी बस्तियों या शहरी सीमा के गाँव में किराए पर रहता था। जब उसकी कमाई बंद हो गई और उसे अपना भविष्य अनिश्चित दिखने लगा तो साधन न मिलने के बाद भी वह पैदल, साइकिल या फिर ट्रकों के जरिए सुरक्षित तरीके से गांव लौटने लगा। कुछ ने तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। मजबूरी में सरकार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला करना पड़ा। इसी के साथ कामगारों की दुर्दशा की खबरें आने लगीं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मज़दूर को लेकर, प्रवासी मज़दूर, गरीबों को लेकर, कि उन्हें अपने गंतव्य को नहीं छोड़ना चाहिए था, जिस जगह पे थे वहीं पर उन्हें लॉकडाउन रहना चाहिए था। तो आपको बता दें, ये आपके लिए बड़ी समस्या नहीं हो सकती, खासकर उनके लिए जिनके पास
ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, जिनका रिज़र्व है बैंकों में पैसा। पर दोस्तों जो ये लोग वो हैं जो डेली कुआँ खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। और जितने भी राज्य जहाँ पर प्रवासी मज़दूर हैं, सबसे पहले वो राज्य अपने लोगों का, अपने राज्य के नागरिकों का पहली प्राथमिकता देगा, न कि अन्य राज्यों का। उसे पता है कि इतनी बड़ी संख्या में मैं इन लोगों को वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए उसने हाथ खड़ा कर दिया और इस तरह की अब व्यवस्थाएं खड़ी होने लगी। ये अब भी आ रही है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने कामगारों की परेशानियों का संज्ञान लिया और स्वीकार किया कि उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। उन्होंने उनकी कष्टों का निवारण करने की भी बात कही। निस्संदेह कामगारों ने असहनीय पीड़ा झेली है, लेकिन उचित यही होगा कि वे अपने कार्यस्थलों की ओर वापस लौटें। यही उनके और देश के हित में है। इसकी सराहना की जानी चाहिए कि गांव लौट चुके तमाम कामगार फिर शहरों की ओर लौटने को तैयार हैं। उनका उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए। यह सही कि लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिली, लेकिन शहरी कामगारों की दुर्दशा को नहीं रोका जा सका। जिन राज्य सरकारों को इन कामगारों को समझाने और रोकने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उनका पूरा तंत्र ऐसा करने में विफल रहा। सबसे खराब यह था कि कुछ राज्यों की यह कोशिश रही कि कामगार उनके यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाएं तो बेहतर, ताकि उन्हें उनकी देखभाल न करनी पड़े। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी यही हुआ, दिल्ली में भी यही हुआ। कुछ लोगों ने गलत प्रचार प्रसार कर दिया कि आप अपने सीमा पर जाइए, आप जैसे ही आप उस सीमा पर जाएंगे तमाम राज्यों की बसें आपका वेट कर रही हैं। और ऐसे में दोस्तों एक बड़ा प्रवासी वर्ग उस तरफ, उस मार्ग की तरफ, उस दिशा की तरफ कूच कर गया। और उसके बाद तमाम तरह की अब व्यवस्थाएँ उठीं और राज्य सरकारों ने अपना हाथ उठा लिया। भरोसा दिलाने के बाद भी राज्य सरकारों ने कामगारों को राशन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती। आपने देखा होगा कि गांव में या फिर कस्बों में कई जगहों पर खुलासे हुए कि किस प्रकार से लोग मतलब राशन नहीं दे रहे हैं। जो कोटेदार है उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उसे जेल भेजा गया, उसका कोटा निरस्त किया गया। और ऐसे दुविधा भरी घड़ी में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग पैसा कमाने की फिराक में हैं। क्या कहेंगे आप उनके लिए? इसके बाद है, इस उपेक्षित रवैये के कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु सरीखे बड़े शहरों में रह रहे कामगारों की मुसीबतें और बढ़ी। न तो उनके रहने की कोई सही व्यवस्था थी और न ही खाने की। राज्यों के रवैये के कारण ये ध्येय पूरा नहीं हो सका। जो जहाँ है वहीं रहे। वो जब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि प्रांतों के लाखों मजदूर गांव लौटने लगे, तब यह पता चला कि उनके पास किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सोचिए, चूँकि वे असंगठित क्षेत्र में किसी ठेकेदार के तहत काम करते थे, इसलिए उनके पास न पीएफ था और न ईएसआई। आधार उनके गांव के पते का था, क्योंकि वे शहरों में स्थायी ठिकाना नहीं बन पाए थे और किराए के मकान अथवा झुग्गी बस्ती का कोई भरोसा होता नहीं। जो कामगार रुकने का मन बना रहे थे, उन्हें या तो किराया देने को बाध्य किया गया या फिर उनसे कहा गया कि किराया नहीं दे सकते तो घर खाली कर। कामगारों की बदहाली को देखते हुए कुछ लोग जनहित याचिका के जरिए, जिसको आप पीआईएल कहते हैं, जिसको याचिका बोलते हैं, पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते रहे। कोर्ट ने विषम परिस्थितियों और केंद्र के इस आश्वासन के चलते दखल नहीं दिया कि कामगारों की देखभाल हो रही है। इस पर कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान सा छेड़ दिया। जब कामगारों की दुर्दशा की खबरों का सिलसिला कायम रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र और राज्यों को कुछ निर्देश दिए। उसकी ओर से आगे भी इस पर सुनवाई होगी, लेकिन यह समझने की ज़रूरत है कि वह ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वह तो किसी कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में ही कुछ कर सकता है। यह ठीक नहीं कि संकीर्ण राजनीति से प्रेरित लोग एक मानवीय त्रासदी को भुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, राज्य सरकार उनके द्वारा जो गाइडलाइंस निर्देश दिए जाते हैं उस पर कम ही राज्य ऐसे हैं जो अमल करते हैं। अन्यथा उसकी बातों को, उनके विचारों को लोग खूंटी पर टांग के अपना अपना काम करते हैं। ऐसे तमाम तरह के आप देख सकते हैं राज्यों में घटनाएं घट चुकी हैं। चिल्लाता रह जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पर किसी को जूं तक नहीं पड़ती। अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य गए कामगारों की दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि वे जहां काम कर रहे थे वहां के वोटर नहीं थे। यह भी एक त्रासदी ही है कि कामगारों के संकटग्रस्त होने के बाद केंद्र सरकार को प्रवासी कामगारों की परिभाषा बदलने की याद आई।
कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एक नया कानून बनाने की अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लोग प्रवासी मजदूर जिन साधनों का इस्तेमाल करके वो अपने अपने गंतव्य पहुंचने के लिए बेताब थे, कईयों की तो मौत हो गई। जिस तरह इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद कोई अपनी बूढ़ी माँ, कोई अपनी पत्नी, कोई अपने बच्चे को लेकर आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, न पानी की व्यवस्थाएं थीं, न किसी अन्य चीज़ों की व्यवस्थाएं थी। इस वजह से दोस्तों बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई कुछ मानवीय गलतियों के कारण ही। क्योंकि देखिए, कोई भी हो, यदि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सबसे पहली प्राथमिकता आपकी जिम्मेदारी है। जवाबदेही आपकी बनेगी, न कि आपके जो नीचे स्तर के लोग हैं उनकी जवाबदेही बनेगी। इसीलिए जब आप जानते हैं कि जब तमाम तरह के संकट आएंगे तो जवाबदेही प्रत्युत्तर आपको देना है, तो आपको भी उस तरह के विचार, उस तरह की व्यवस्था देनी पड़ेगी। लेकिन आखिरकार इसके पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया? उचित यह होगा कि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून का निर्माण जितनी जल्दी संभव हो किया जाए। ऐसा करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि इस कानून का हस्र 1979 के अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम और 2008 के असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जैसा न होने पाए। ये दोनों अधिनियम कागजी ही साबित हुए, क्योंकि किसी ने उनके अमल की चिंता नहीं की। कम से कम अब तो कामगारों की सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला पुख्ता कानून बनाया ही जाना चाहिए। कामगारों के हित में बनने वाले नियम कानून असरकारी तभी सिद्ध होंगे जब राज्य सरकारें उनके अमल को लेकर तत्परता दिखाएंगी। तो दोस्तों, आपको पता होगा, जिस तरह से प्रवासी एक आयोग का गठन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यदि हमारे देश का कोई भी मजदूर, कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्यों में जाएगा तो सबसे पहले उसका नाम रजिस्टर्ड होगा कि वो किस राज्य में जा रहा है, क्यों जाएगा, काम क्या करेगा। यदि उसका वहाँ पे उस राज्य के बिजनेसमैन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसका शोषण या दोहन किया गया तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कामगारों के मामले में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी ज़रूरी सबक सिखाने की ज़रूरत है। इस मामले में और देरी इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पहले ही देरी हो चुकी है और उसके दुष्परिणाम कामगारों की बदहाली के रूप में सामने आए हैं। कामगारों की बदहाली राष्ट्रीय शर्म का विषय है। शर्मिंदगी के इस भाव का परिचय देने के साथ यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि उनके बगैर देश का काम चलने वाला नहीं है। यह ठीक है कि देश कामगारों की महत्ता को समझ रहा है, मगर बात तब बनेगी जब ऐसे ठोस उपाय किए जाएंगे जिससे फिर कभी उनकी उपेक्षा अनदेखी ना होने पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।